एक ऐसा समय जब कार सिर्फ अमीर लोगों के लिए हुआ करती थी। सड़क पर घोड़े दौड़ते थे। लंबी दूरी तय करने में कई घंटे नहीं बल्कि कई दिन लग जाते थे। और अगर किसी आम इंसान से पूछा जाता कि क्या वो कभी अपनी खुद की कार खरीद पाएगा, तो शायद उसका जवाब होता, कार? वो तो अमीरों की चीज है। लेकिन फिर अमेरिका में एक आदमी आया जिसने सिर्फ कार नहीं बनाई, उसने कार को आम आदमी तक पहुंचाया। उस आदमी का नाम था हेनरी फोर्ड। लेकिन हेनरी फोर्ड की कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक किसान परिवार के उस लड़के की जिसे खेती से ज्यादा दिलचस्पी मशीनों में थी। एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी पहली कार बनाई लेकिन उसे बेचने के बजाय उसमें सुधार करता रहा। एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसने एक ऐसा उत्पादन सिस्टम बनाया जिसने पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों का काम करने का तरीका बदल दिया। और एक ऐसे उद्योगपति की जिसने अपने कर्मचारियों को उस समय के हिसाब से असाधारण वेतन दिया, लेकिन जिसकी विचारधारा और राजनीतिक सोच ने बाद में उसे विवादों में भी ला दिया। हेनरी फोर्ड ने अमेरिका को पहियों पर दौड़ाया। लेकिन सवाल है, आखिर एक किसान के बेटे ने ऐसा क्या किया कि उसका नाम दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में शामिल हो गया? आज की कहानी में हम जानेंगे हेनरी फोर्ड की पूरी यात्रा, उसका बचपन, उसकी पहली मशीन, पहली कार, फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत, मॉडल टी का जन्म, असेंबली लाइन का क्रांतिकारी प्रयोग, उसकी सफलता, उसकी गलतियां, उसके विवाद, और आखिर में हेनरी फोर्ड ने दुनिया को वास्तव में क्या दिया? हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को अमेरिका के मिशिगन राज्य में हुआ था। उस समय अमेरिका आज जैसा औद्योगिक देश नहीं था। फोर्ड का परिवार एक किसान परिवार था। उनके पिता विलियम फोर्ड खेती करते थे। हेनरी का बचपन खेतों के बीच बीता। लेकिन एक समस्या थी, हेनरी को खेती में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी मशीनें। कहा जाता है कि बचपन से ही हेनरी किसी भी मशीन को देखकर उसके अंदर क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करता था। घड़ी हो, औजार हो या कोई मैकेनिकल डिवाइस, वो उसे खोल देता, फिर समझने की कोशिश करता कि ये काम कैसे करती है। कभी कभी मशीन वापस ठीक भी हो जाती और कभी कभी शायद पहले से ज्यादा खराब। लेकिन हेनरी के लिए ये सिर्फ खेल नहीं था, वह सीख रहा था। और धीरे धीरे उसके मन में एक विचार पैदा होने लगा, क्या मशीन इंसान का काम कर सकती है? जब हेनरी लगभग 16 साल का हुआ तो उसने खेती छोड़कर डेट्रॉयट जाने का फैसला किया। डेट्रॉयट उस समय तेजी से इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा था और यही हेनरी को वह दुनिया मिलने वाली थी जिसकी उसे तलाश थी। डेट्रॉयट पहुंचकर हेनरी ने एक मशीनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। उसने मशीनों को सिर्फ चलाना नहीं सीखा बल्कि उन्हें समझना शुरू किया। दिन में काम और खाली समय में मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन कुछ समय बाद हेनरी वापस अपने परिवार के पास लौट आया। वह खेती करने लगा, लेकिन उसका दिमाग अब भी मशीनों में ही था। इसी दौरान दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी तेजी से चर्चा में आ रही थी, इंटरनल कंबशन इंजन, यानी ऐसा इंजन जो ईंधन को अंदर जलाकर मैकेनिकल पावर पैदा कर सकता था। हेनरी फोर्ड को इस टेक्नोलॉजी में भविष्य नजर आया। उसका विश्वास था, अगर इस इंजन को छोटा और सस्ता बनाया जा सके तो एक दिन इंसान बिना घोड़े के भी सड़क पर यात्रा कर सकेगा। और यहीं से हेनरी फोर्ड का सबसे बड़ा सपना शुरू हुआ। 1890 के दशक में हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली ऑटोमोबाइल पर काम शुरू किया। उसके पास कोई विशाल फैक्ट्री नहीं थी, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी और कोई एस्टैब्लिश्ड ऑटोमोबाइल कंपनी भी नहीं थी। उसके पास था कुछ मैकेनिकल नॉलेज, कुछ टूल्स और एक सपना। कई वर्षों की मेहनत के बाद 1896 में फोर्ड ने अपनी पहली ऑटोमोबाइल क्वाड्रिसाइकिल पूरी की। क्वाड्रिसाइकिल आज की कार जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। ये 4 पतले पहियों वाला एक हल्का व्हीकल था। इसमें बेसिक इंजन लगा था। स्टीयरिंग भी आज जैसी नहीं थी। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण थी,
ये चलती थी। हेनरी फोर्ड ने इसे चलाकर साबित कर दिया कि उसका सपना सिर्फ सपना नहीं था, वह एक वास्तविक मशीन बना सकता था। लेकिन फोर्ड यहीं नहीं रुका। उसने अपने व्हीकल में सुधार करना शुरू किया। उसने दूसरी कार बनाई, फिर तीसरी, और फिर उसकी नज़र एक बड़ी चुनौती पर गई। अगर कार बनाई जा सकती है, तो क्या उसे बड़ी संख्या में बनाया जा सकता है? यही सवाल आगे चलकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदलने वाला था। हेनरी फोर्ड ने कई इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई लोग ये मानते थे कि कार एक लक्जरी प्रोडक्ट है, इसे बड़े पैमाने पर बनाने की जरूरत नहीं। फोर्ड की सोच अलग थी। वह चाहता था एक ऐसी कार बनाना जिसे आम आदमी खरीद सके, लेकिन उसके लिए जरूरी था कम कीमत, और कम कीमत के लिए जरूरी था मास प्रोडक्शन। 1903 में हेनरी फोर्ड और कुछ इन्वेस्टर्स ने मिलकर फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। कंपनी के पास शुरुआत में बहुत बड़े रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फोर्ड के पास एक स्पष्ट विजन था। वह ऐसी कार बनाना चाहता था जो सिंपल हो, रिलायबल हो और इतनी सस्ती हो कि एक सामान्य वर्किंग क्लास परिवार भी उसे खरीद सके। लेकिन असली ब्रेक थ्रू अभी बाकी था। साल आया 1908। फोर्ड मोटर कंपनी ने एक ऐसी कार पेश की जिसका नाम था मॉडल टी। मॉडल टी कोई लक्जरी कार नहीं थी। ये सिंपल थी, मजबूत थी और सबसे महत्वपूर्ण, इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता था। हेनरी फोर्ड की फिलॉसफी साफ थी। उसे ऐसी कार चाहिए थी जिसे किसान भी चला सके, शहर का वर्कर भी चला सके और एक सामान्य अमेरिकी परिवार भी खरीद सके। मॉडल टी की सफलता धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोगों को ये पसंद आई क्योंकि ये प्रैक्टिकल थी। लेकिन असली जादू कार के डिजाइन में नहीं था। असली जादू था इसे बनाने के तरीके में। फोर्ड ने समझ लिया था कि अगर हर कार को अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा, तो प्रोडक्शन धीमा और महंगा रहेगा। इसलिए उसने प्रोडक्शन प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना शुरू किया। एक वर्कर एक स्पेसिफिक काम करेगा, दूसरा वर्कर दूसरा काम। और इसी विचार ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह बदल दिया। अब इमेजिन कीजिए, एक विशाल फैक्ट्री फ्लोर, एक तरफ कार के पार्ट्स, दूसरी तरफ वर्कर्स, और बीच में मूविंग प्रोडक्शन लाइन। एक चेसिस आगे बढ़ता है, एक वर्कर एक पार्ट लगाता है, फिर चेसिस आगे जाता है, दूसरा वर्कर दूसरा पार्ट लगाता है, फिर अगला, और धीरे धीरे एक पूरी कार तैयार हो जाती है। ये था मूविंग असेंबली लाइन। फोर्ड ने इस कॉन्सेप्ट को ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इसका असर जबरदस्त था। एक कार बनाने में लगने वाला समय बहुत कम हो गया। प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई, वैसे वैसे कार की कीमत भी कम की जा सकी। यही हेनरी फोर्ड का सबसे बड़ा बिजनेस ब्रेक थ्रू था। उसने सिर्फ कार नहीं बेची, उसने कार बनाने की प्रक्रिया को इंडस्ट्रियल सिस्टम में बदल दिया। अब अमेरिका में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। पहले ऑटोमोबाइल सिर्फ वेल्दी लोगों के लिए थी, लेकिन मॉडल टी ने इस इक्वेशन को बदल दिया। अब मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास लोग भी कार खरीदने के बारे में सोच सकते थे। कार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं रही, उसने लोगों की लाइफस्टाइल बदलनी शुरू कर दी। लोग शहरों से बाहर रहने लगे, दूर नौकरी करने जाना संभव हुआ, छोटे शहरों और गांवों का संपर्क बढ़ा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ी, पेट्रोल स्टेशंस बढ़ने लगे, ऑटो रिपेयर शॉप्स बढ़ने लगे, और एक पूरी नई इकोनॉमी पैदा होने लगी। एक कार के कारण हजारों नए बिजनेसेस पैदा हुए। हेनरी फोर्ड ने ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को तो बदला ही, उसने अमेरिकन सोसाइटी को भी बदल दिया। लेकिन फोर्ड का एक और फैसला बेहद महत्वपूर्ण था। 1914 में फोर्ड ने अपने वर्कर्स के लिए लगभग $5 पर डे की प्रसिद्ध वेज पॉलिसी शुरू की। उस समय ये रकम काफी आकर्षक थी, लेकिन इसके पीछे सिर्फ जेनरोसिटी नहीं थी। फोर्ड एक समस्या से जूझ रहा था। असेंबली लाइन पर काम रेपिटेटिव और एग्जॉस्टिंग था।
वर्कर्स जल्दी नौकरी छोड़ देते थे। एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा था। फोर्ड को स्टेबल वर्कफोर्स चाहिए थी, इसलिए उसने वेजेस बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ वर्कर्स को इस वेज के लिए फोर्ड की कुछ बिहेवियरल कंडीशंस भी पूरी करनी पड़ती थी। फिर भी ओवरऑल इफेक्ट बहुत बड़ा था। फोर्ड के प्लांट्स में काम करना लोगों के लिए आकर्षक बन गया और एक नया इंडस्ट्रियल आइडिया सामने आया। अगर वर्कर्स को बेहतर वेजेस मिलें, तो वे उन्हीं प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर्स भी बन सकते हैं जिन्हें इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। ये आइडिया आगे चलकर मॉडर्न कंज्यूमर इकोनॉमी के विकास में महत्वपूर्ण बना। स्टैंडर्डाइजेशन फोर्ड की सफलता का एक और बड़ा कारण था। स्टैंडर्डाइजेशन, उसने मॉडल टी को रिलेटिवली स्टैंडर्डाइज्ड रखा। एक ही बेसिक मॉडल को बड़े पैमाने पर बनाना। इससे मैन्युफैक्चरिंग सरल हुई। पार्ट्स को बड़े स्केल पर बनाया जा सकता था। वर्कर्स को एक स्पेसिफिक प्रोसेस में ट्रेन किया जा सकता था। रिपेयर और रिप्लेसमेंट आसान हुए और प्रोडक्शन कॉस्ट घटती गई। यही कारण था कि फोर्ड मास प्रोडक्शन का पर्याय बन गया। लेकिन फोर्ड की यही फिलॉसफी बाद में उसकी कमजोरी भी बनने वाली थी, क्योंकि दुनिया बदल रही थी और कंज्यूमर्स सिर्फ सस्ती कार नहीं चाहते थे, वे वैरायटी भी चाहते थे। हेनरी फोर्ड और मॉडल टी से जुड़ा एक प्रसिद्ध क्वोट है, "यू कैन हैव एनी कलर यू वांट एज लॉन्ग एज इट्स ब्लैक"। हालांकि इस कथन की ऐतिहासिक एक्यूरेसी पर चर्चा होती रही है, लेकिन ये फोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी को जरूर दिखाता है। उसका फोकस था सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन। फोर्ड चाहता था कि प्रोडक्शन प्रोसेस जितना संभव हो उतना स्टैंडर्डाइज्ड रहे। इससे एफिशिएंसी बढ़ती थी। लेकिन कॉम्पिटिटर्स ने धीरे धीरे दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अलग अलग मॉडल्स और डिजाइन्स पेश करने शुरू किए। कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस बढ़ने लगे और फोर्ड के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। 1920s तक ऑटोमोबाइल मार्केट बदल चुका था। अब सिर्फ सस्ती कार पर्याप्त नहीं थी। कंज्यूमर्स चाहते थे नई डिजाइन, नई फीचर्स और अलग अलग मॉडल्स। जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों ने ये बदलाव जल्दी समझ लिया। उन्होंने अलग अलग प्राइस सेगमेंट्स के लिए अलग अलग कार्स पेश की। फोर्ड अभी भी मॉडल टी पर बहुत ज्यादा निर्भर था। ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब यही उसकी वीकनेस बन रही थी। मॉडल टी की प्रोडक्शन इतनी सक्सेसफुल हो चुकी थी कि फोर्ड को उसके बाहर देखने में कठिनाई हो रही थी। आखिरकार 1927 में मॉडल टी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। लगभग 2 दशकों तक ये कार ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण मशीन्स में से एक बनी रही। लेकिन फोर्ड को अब एक नया चैप्टर शुरू करना था। फोर्ड मोटर कंपनी अब एक विशाल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। फोर्ड ने सिर्फ कार्स बनाना शुरू नहीं किया था, उसने सप्लाई चेन पर भी कंट्रोल बढ़ाया। आयरन, स्टील, रबर, ग्लास और कई दूसरे कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन में फोर्ड का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। डेट्रॉइट के पास रिवर रूज कॉम्प्लेक्स इसका बड़ा उदाहरण था। यह एक विशाल इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल फैसिलिटी थी। यहाँ रॉ मटेरियल से लेकर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन तक कई प्रोसेसेस एक ही इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में जुड़े हुए थे। फोर्ड की सोच थी, अगर कंपनी अपने इनपुट्स पर ज्यादा कंट्रोल रखेगी, तो प्रोडक्शन अधिक एफिशिएंट हो सकता है। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन का एक पावरफुल एग्जाम्पल बन गया। हेनरी फोर्ड को केवल बिजनेसमैन कहना शायद अधूरा होगा। वह इन्वेंटर नहीं तो कम से कम एक अत्यंत प्रभावशाली इंडस्ट्रियल इनोवेटर जरूर था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि किसी एक मशीन का इन्वेंशन नहीं थी। उसकी असली उपलब्धि थी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्शन मेथड्स को बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज करना। फोर्ड ने ऑटोमोबाइल को लक्जरी प्रोडक्ट से मास मार्केट प्रोडक्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने दिखाया कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस को सही तरीके से डिजाइन किया जाए, तो किसी प्रोडक्ट की कीमत ड्रामेटिकली कम की जा सकती है। आज स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्स तक मास प्रोडक्शन की दुनिया में फोर्ड की सोच की छाप दिखाई देती है। लेकिन हेनरी फोर्ड की कहानी को सिर्फ सक्सेस स्टोरी बनाकर देखना गलत होगा। उसके विचारों और व्यवहार से जुड़े कई गंभीर विवाद भी थे।
फोर्ड ने लेबर यूनियंस का कड़ा विरोध किया। फोर्ड मोटर कंपनी में वर्कर्स पर कठोर कंट्रोल के आरोप भी लगे। 1930 में फोर्ड्स सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और लेबर एक्टिविस्ट्स के बीच गंभीर टकराव हुए। वर्कर्स के अधिकारों और यूनियनाइजेशन को लेकर फोर्ड का रवैया लंबे समय तक कठोर रहा। आखिरकार यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के साथ संघर्ष के बाद फोर्ड मोटर कंपनी को यूनियन रिकॉग्निशन की दिशा में जाना पड़ा। इससे हमें हेनरी फोर्ड की पर्सनालिटी का एक दूसरा पहलू दिखाई देता है। वह एफिशिएंसी चाहता था, लेकिन कंट्रोल भी चाहता था। वह वर्कर्स को बेहतर वेजेस दे सकता था, लेकिन वर्क प्लेस में उनका नियंत्रण सीमित रखने की कोशिश भी करता था। यानी फोर्ड की कहानी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी। हेनरी फोर्ड के जीवन का सबसे गंभीर और विवादास्पद हिस्सा उसकी एंटी-सेमिटिक गतिविधियों और पब्लिकेशन से जुड़ा था। फोर्ड के स्वामित्व वाले न्यूज़पेपर द डियरबॉर्न इंडिपेंडेंट ने 1920 में यहूदी विरोधी सामग्री प्रकाशित की। इन पब्लिकेशंस ने एंटीसेमिटिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा दिया। फोर्ड ने बाद में इन पब्लिकेशंस को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और उनसे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन इतिहास में ये अध्याय उसकी लेगेसी का हिस्सा बना रहा। इसलिए हेनरी फोर्ड को समझते समय सिर्फ उसकी इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स देखना पर्याप्त नहीं है। उसकी उपलब्धियां असाधारण थीं, लेकिन उसके कुछ विचार और एक्शंस गंभीर रूप से प्रॉब्लमैटिक थे। एक हिस्टोरिकल फिगर को समझने का मतलब यही है कि हम उसकी सफलता के साथ उसकी गलतियों को भी देखें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फोर्ड मोटर कंपनी ने अमेरिकी वॉर प्रोडक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फोर्ड के इंडस्ट्रियल प्लांट्स ने मिलिट्री व्हीकल्स, इंजन्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स और अन्य वॉर मटेरियल्स के प्रोडक्शन में योगदान दिया। विशेष रूप से विलो रन प्लांट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध हुआ। ये मास प्रोडक्शन की शक्ति का एक और उदाहरण था। जिस मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी ने मॉडल टी को मास प्रोड्यूस किया था, उसी इंडस्ट्रियल स्केल को अब वॉर टाइम प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा था। ये दिखाता है कि फोर्ड का इंडस्ट्रियल मॉडल ऑटोमोबाइल से कहीं आगे जा चुका था। फोर्ड का जीवन केवल फैक्ट्रीज और बिजनेस से नहीं बना था। उसकी शादी क्लारा ब्रायंट से हुई थी। उनका एक बेटा था, एडसेल फोर्ड। एडसेल बाद में फोर्ड मोटर कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। लेकिन हेनरी और एडसेल के बीच कई बार बिजनेस डिसीजंस को लेकर मतभेद भी रहे। हेनरी पुराने तरीके और एफिशिएंसी पर ज्यादा जोर देता था। एडसेल कंपैरेटिवली मॉडर्न डिजाइन्स और चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को समझता था। ये पिता और बेटे के बीच सिर्फ पर्सनल डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये दो जनरेशन्स की बिजनेस फिलॉसफी का संघर्ष था। एक तरफ हेनरी फोर्ड की पुरानी इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, दूसरी तरफ नई कंज्यूमर ड्रिवन ऑटोमोबाइल मार्केट। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को आखिर दिया क्या? पहली बात, उसने ऑटोमोबाइल को मास मार्केट तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी बात, उसने असेंबली लाइन और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन को बड़े स्केल पर लोकप्रिय बनाया। तीसरी बात, उसकी हाईवेज स्ट्रैटेजी ने इंडस्ट्रियल लेबर और कंज्यूमर इकोनॉमी पर बड़ा प्रभाव डाला। चौथी बात, उसकी फैक्ट्रीज ने साबित किया कि मैन्युफैक्चरिंग को एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में बदला जा सकता है। और पांचवीं, फोर्ड ने ऑटोमोबाइल को सिर्फ एक मशीन नहीं रहने दिया, उसने उसे मॉडर्न अमेरिकन लाइफस्टाइल का हिस्सा बना दिया। फोर्ड की सबसे बड़ी सफलता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। मॉडल टी ने फोर्ड को इतना सफल बनाया कि कुछ समय के लिए उसे लगा कि यही फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। लेकिन बिजनेस की दुनिया में एक नियम है, जो चीज आपको आज सफल बनाती है, वही कल आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। टेक्नोलॉजी बदलती है, कस्टमर बदलता है, कंपटीशन बदलता है, और अगर कंपनी बदलने से इनकार कर दे, तो उसकी सफलता धीरे धीरे उसकी कमजोरी बन सकती है। फोर्ड ने ये लेसन देर से सीखा, लेकिन उसकी कंपनी बची रही। और आज भी फोर्ड नाम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है। पार्ट 20, आखिरी साल। हेनरी फोर्ड ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में भी फोर्ड मोटर कंपनी से जुड़ाव बनाए रखा, लेकिन समय बदल चुका था।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब कहीं ज्यादा कम्पिटिटिव हो चुकी थी। फोर्ड के बेटे एड्सेल का निधन 1943 में हुआ। इसके बाद हेनरी फोर्ड ने दोबारा कंपनी में अधिक डायरेक्ट कंट्रोल लिया, लेकिन उम्र बढ़ रही थी और हेल्थ भी कमजोर हो रही थी। 1945 में हेनरी फोर्ड ने कंपनी के लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ग्रैंडसन हेनरी फोर्ड को सौंप दी और कुछ ही वर्षों बाद 7 अप्रैल 1947 को हेनरी फोर्ड की मृत्यु हो गई। उसकी उम्र 83 वर्ष थी। लेकिन उसकी मृत्यु के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन कोई कार नहीं था। उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन था एक सिस्टम। आज जब हम किसी हाईवे पर हजारों कार्स को एक साथ चलते देखते हैं तो ये सामान्य लगता है, लेकिन एक समय था जब कार आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी। हेनरी फोर्ड ने उस दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने एक ऐसी कार बनाई जिसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता था। उसने प्रोडक्शन को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा। उसने असेंबली लाइन को इंडस्ट्रियल पावर का प्रतीक बना दिया। उसने वर्कर्स की वेजेस बढ़ाई और उसने ऑटोमोबाइल को मास मार्केट प्रोडक्ट बनाने में मदद की। लेकिन की कहानी हमें एक और बात सिखाती है, सफलता और महानता एक ही चीज नहीं है। एक इंसान दुनिया बदल सकता है और फिर भी उसकी सोच में गंभीर गलतियां हो सकती है। हेनरी फोर्ड एक ब्रिलियंट इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन वह परफेक्ट इंसान नहीं था। उसकी उपलब्धियां विशाल थीं और उसके विवाद भी उतने ही वास्तविक। शायद इसलिए फोर्ड की कहानी आज भी इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की बायोग्राफी नहीं है। ये कहानी है इनोवेशन की, मास प्रोडक्शन की, बिजनेस की, वर्कर्स और इंडस्ट्री के बदलते रिश्ते की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है उस विचार की कि अगर किसी चीज को बनाने का तरीका बदल दिया जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। एक किसान के बेटे ने मशीन्स के साथ खेलना शुरू किया था और कुछ दशकों बाद दुनिया की सड़कों पर लाखों ऑटोमोबाइल्स दौड़ रही थीं।